पाकिस्तान वाले खासे नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं भैया बीसीसीआई जैसे चला रही है वैसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बाकी सारी टीम परेशान हो रही है। नहीं, अगर परेशान हो रही है तो होने दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। हम लायबल नहीं है ना उसके लिए। मैच फिक्सिंग का आरोप लगा मोहम्मद अजरुद्दीन, हमारे कैप्टन अजय जडेजा। आप उस समय टीम में थे, क्या एज अ टीम मेंबर आपको कभी डाउट हुआ किसी के ऊपर? अजरुद्दीन को बली का बकरा बनाया गया उस समय। वो दौर अब का दौर, मतलब ये आईपीएल तक का अगर मैं पूछूं तो पसंद आपको कौन सा वाला है? प्रेशर बढ़ गया है। आईपीएल एक बहुत ही हाई प्रेशर टूर्नामेंट होता है, तो जो खिलाड़ी अंदर रहता है उसको तो उसके ऊपर दबाव ही दबाव है, क्योंकि हर एक प्लेयर को मालूम है कि अगर आप अच्छा करेंगे तभी आपको नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केएल राहुल को डांट पड़ रही थी फील्ड के ऊपर संजीव गोयनका जी द्वारा, और फैंस बहुत नाराज थे। तो ये ठीक है क्रिकेट के लिए? आइडियली तो पब्लिकली नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ तरह की बात करनी भी है तो ड्रेसिंग रूम में कर लीजिए। एज अ फॉर्मर क्रिकेटर और एज अ करंट क्रिकेटर और एज अ क्रिकेट फैन, आई मे नॉट लाइक इट। धोनी को हमेशा से हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिशर के तौर पे देखा है। धोनी की वो इमेज और उसके बाद अभी का उनका परफॉर्मेंस 2025 का अगर मैं कह दूँ तो वो क्या है? धोनी को भी ये पता है कि जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे और कर रहे थे 3 या 4 साल पहले या 5 साल पहले, वो अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो शरीर जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने अब हाल ही में कह दिया कि भैया उनको तो अब हमारे साथ आ जाना चाहिए कमेंट्री बॉक्स में। कमेंट्री बॉक्स में कभी नहीं आने वाला है। जब आपको चोट लगी आंख पे तो उसके बाद ये खबरें आई थी उस समय कि बीसीसीआई ने बहुत साथ नहीं दिया आपका। सच्चाई तो है ये। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। एक बात साफ है कि इस देश में बहुत से धर्म हैं, लेकिन एक धर्म ऐसा है जिसे हर कोई मानता है पूरी शिद्दत के साथ, और वो है क्रिकेट। आईपीएल का मौसम है, हर कोई क्रिकेट के फीवर में इस वक्त दीवाना हुआ है, तो हमें लगा हम भी क्रिकेट की ही आज बात कर लेते हैं। पॉडकास्ट में आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनका क्रिकेट का करियर जब शुरू हुआ 15 साल के वो मात्र थे, और बड़ा बढ़िया टेक ऑफ उनका हुआ, ऐसा जिसके लिए शायद हर क्रिकेटर तरसता है। फिर कुछ वक्त के बाद उनकी लाइफ, उनके इस क्रिकेट के करियर की क्रैश लैंडिंग भी हुई, लेकिन वो वक्त है और आज का वक्त है, क्रिकेट की सेवा वो लगातार किए जा रहे हैं। कभी आपने उनको बीसीसीआई में देखा, कभी आपने कमेंटेटर के तौर पर अब आप उन्हें देख रहे हैं, और इन सब के बीच में ये मैं आपको बता दूं कि देश के युवाओं को, बच्चों को बढ़िया क्रिकेटर बनाने की भी वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एकेडमीज हैं जिनमें यंग क्रिकेटर्स जाकर के क्रिकेट सीखते हैं। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है, अब मैं देर नहीं करती हूँ, फटाफट से बोर्डिंग पास दे देती हूँ। हमारे साथ हैं सबा करीम सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है फिर क्रिकेट? बहुत बिजी रहता हूँ, और अच्छी बात है कि क्रिकेट दिन ब दिन और ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। कई सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। अब अगर हम इंडियन टीम की बात करें, मेन की या विमेन की, दोनों का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। और जब क्रिकेट सीज़न चलता रहता, अब तो सीज़न ऐसा हो गया कि 12 महीने का सीज़न है। क्रिकेटर्स के लिए अच्छा है, जो यंगस्टर्स इस खेल को अपनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। स्कोप बढ़ गया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए हैं, और अगर उस खिलाड़ी के अंदर वो टैलेंट है तो फिर वो प्रतिभा अब रुक नहीं सकती है। और आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिस तरह से मीडिया हाईलाइट करता है परफॉर्मेंसेस को। उसके ऊपर से आईपीएल है, वो एक अलग किस्म का मंच है जहाँ पर सभी की निगाहें रहती हैं आईपीएल के परफॉर्मर्स के ऊपर, और वहाँ से आपका जो प्लेन का जो टेक ऑफ है ना, बहुत जल्दी हो जाता है आईपीएल में अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो। हाँ, ये मैं आगे सर आईपीएल के ऊपर भी चर्चा करूंगी। बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, उन सब के ऊपर मैं आगे ज़रूर आऊंगी। लेकिन वो जो 15 साल की उम्र में आपका करियर स्टार्ट हुआ, तो वो कैसे था? वो उस वक्त की कुछ यादें बताइए हमें। यादें ताज़ा करनी होंगी, क्योंकि वो ज़माना अलग था। मैं एक्चुअली पटना से बिलोंग करता हूँ। पटना मेरा घर हुआ, मेरी पैदाइश पटना की है, और वहीं से लोकल क्लब्स में खेलना शुरू किया। मैं फॉर्चुनेट रहा कि मैंने जो स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ मेरे पिताजी ने मुझे ज्वाइन करवाया, उस स्कूल में क्रिकेट का बड़ा ही अच्छा माहौल था।
सेंट ज़ेवियर स्कूल, सेंट ज़ेवियर्स हाई स्कूल पटना में, और एक मिशनरी स्कूल था। और आपको भी ज्ञान होगा कि मिशनरी स्कूल में उस वक्त स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता था और क्रिकेट के ऊपर ख़ास करके ज़्यादा ध्यान था। पर पटना चूँकि कैपिटल था उस वक्त भी, अभी भी है बिहार का, वहाँ से बहुत कम खिलाड़ी निकल कर बिहार के लिए खेल पाते थे। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर्स था वो जमशेदपुर में था। और जमशेदपुर उन दिनों कम्प्लीटली डोमिनेटेड था टाटा स्टील द्वारा। टाटा स्टील के ही लोग बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को चलाते थे। पर मैं फॉर्चुनेट रहा क्योंकि मुझे पहले बिहार के लिए खेलने का मौका मिला अंडर 15 में, उसके बाद अंडर 19 में खेलने का मौका मिला। और बहुत साल पहले मैं जब 14 साल का था तब मैंने दौरा किया था वेस्ट इंडीज़ का इंडियन टीम के साथ, इंडिया अंडर 19 टीम के साथ। और वहाँ से जब वापस आया वहाँ पे मेरा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हुआ था। तब फिर अचानक मेरा नाम रणजी ट्रॉफ़ी में आ गया। उसके पहले एक जोधपुर ट्रॉफ़ी एक टूर्नामेंट होती है जो जहाँ पे इंटर जोनल मैचेस हुआ करते थे, उसमें खेलने का मौका मिला। तो रास्ता वहीं से शुरू हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि पटना से बहुत कम लोग मेरे पहले खेल पा रहे थे बिहार के लिए। तो पर जब मैंने खेलना शुरू किया और बिहार से खेलने का मौका मिला स्टेट में, तब ऐसा लगने लगा कि अब मैं अगर और भी मेहनत करूँगा तो और ऊपर जा सकता हूँ। तो जो जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई। बट फॉर्चुनेट रहा, काफ़ी जगह खेलने का मौका मिला। बिहार से काफ़ी साल खेला, करीब 10-12 साल। फिर लास्ट के 7-8 साल बंगाल से खेला, और उस दरमियान फिर बीच में इंडियन टीम के साथ भी खेलने का मौका मिला। कोई ऐसी कहानी, किस्सा इंडियन क्रिकेट टीम में जब आप थे जो हमारे व्यूवर्स को पता ना हो? कोई बड़ा फनी सा कोई मोमेंट हो जो आपको तो याद है पर अभी ऐसे पॉपुलर नहीं हुआ है बहुत? नहीं, उस वक्त तो सबसे अच्छी बात क्या थी शालिनी के आजकल का ज़माना अलग हो गया है ना, अब सबको सिंगल रूम मिलता है रहने के लिए। उस वक्त तो सबके सब डबल ऑक्यूपेंसी वाले कमरे हुआ करते थे, 2-2 लड़के एक साथ रहते थे। टीवी था पर उतना ज़्यादा था नहीं। तो हम लोग ऑफ द फील्ड बहुत ज़्यादा समय गुजारते थे एक दूसरों के साथ। तो वो टीम स्पिरिट जो है, टीम की जो बॉन्हमी है ना, बहुत ज़्यादा थी। तो उस लिहाज से कई सारे ऐसे लम्हे आए। मुझे याद है एक सबसे पहले हम लोग कहाँ थे, शारजा में थे एक मैच खेलने के लिए। वो इंडिया ए का मुकाबला था, इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए के साथ मैच होने वाला था। और वो ट्राई नेशन टूर्नामेंट था जहाँ पे श्रीलंका की भी टीम थी, इंडिया की टीम थी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी टीम थी। और हमारी टीम में ये 96 या 97 की बात है। कई ऐसे प्लेयर्स थे जो 15 में से मुझे लगता है कि 13 या 14 प्लेयर्स आगे चलकर इंडिया के लिए खेल पाए। उसमें सौरव गांगुली वॉज देयर, राहुल द्राविड, VVS लक्ष्मण, विक्रम राठौर, सलील अंकोला, नरेंद्र हिरवानी, वेंकटपति राजू, ये सब के सब प्लेयर्स वहाँ से आगे चलकर इंडिया के लिए खेले। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि अच्छी तो क्या, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पाकिस्तान एक जो टीम थी ना, उसमें एक बड़ा यंग पेस बॉलर था जिसका नाम था शोएब अख्तर। और शोएब अख्तर को अनफॉर्चुनेटली मौका मिल नहीं रहा था खेलने का। पाकिस्तान ए ने उसको खिलाया नहीं था टीम में। 15 में था पर 11 में उसको जगह मिल नहीं रही थी। और हम लोग तीनों की तीनों टीम जो एक ही होटल में ठहरी हुई थी, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है नोवोटेल या कुछ ऐसा होटल था शारजा में ही। और तो बीच में जो गैप होते थे ना, तो सब लोग स्विमिंग पूल के बगल में जाके बैठ के हंसी मजाक हो रहा है, तो पाकिस्तान के भी चंद प्लेयर्स आ जाते थे, उसमें शोएब अख्तर भी शामिल हुआ करता था। और जब भी आके वो मिलता था वो हमेशा एक ही बात कहता था कि ये लोग ना मुझे खिला नहीं रहे, बड़े बेवकूफ़ हैं। ऐसे क्यों भाई, कौन सी बड़ी चीज़ हो तुम? उसने कहा मैं दुनिया का ना सबसे तेज़ बॉलर हूँ। अच्छा। हाँ, और मैंने उसको देखा नहीं था उस वक्त, क्योंकि नेट्स हुआ भी करते थे तो हम लोग जाते नहीं थे देखने के लिए। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ सवा भाई, मैं ना दुनिया का सबसे तेज़ बॉलर हूँ और ये मुझे खिला नहीं रहे। ये अगर मुझे खिलाएंगे ना, मैं 6 महीने के अंदर पाकिस्तान के लिए खेलूँगा और मैं सबको बता दूँगा कि मैं दुनिया का सबसे तेज़ बॉलर हूँ। और वो कारनामा उसने किया। 6 महीना तो नहीं मिला उसको खेलने के लिए, पर करीब 1 साल 1.5 साल के अंदर उसको जब खेलने को मिला तब उसने प्रूव किया कि वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर है। और उसके साथ अभी भी कभी कभी मिलता रहता हूँ कमेंट्री के लिए। अभी दुबई में हम लोग साथ थे, वो ILT20 एक टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर भी हम लोग वही बात कर रहे थे। राहुल को ये बात है याद है, सौरव गांगुली को याद है, VVS को याद है, हम लोग सब लोग एक साथ बैठते थे और तब उसने ये बात कही थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये। पर ये दिखाता है ना कि आपके अंदर अगर वो विल पावर है, अगर वो स्ट्रेंथ है,
तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता ऊपर जाने के लिए, और वही किया शोएब अख्तर ने। उस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं। आप जब मिलते हैं लोगों से तो आपको एहसास होता है कि प्लेयर्स में कितना कमिटमेंट होता है अच्छा करने के लिए। VVS इज़ अनदर एग्जांपल, सौरव इज़ अनदर एग्जांपल। सौरव के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है क्योंकि हम लोग दोनों एक ही जगह से आते हैं। बंगाल के लिए मैंने खेला, उसके पहले जोन हम लोग साथ साथ खेलते थे। और सौरव के जो बड़े भाई हैं ना, स्नेहाशीष गांगुली, वो और हम दोनों बैचमेट थे। तो आई नो हिम एंड आई नो हिज फैमिली क्वाइट वेल। सो आई हैव लिटरली सीन हिम ग्रो अप। और उसने जो मेहनत की मैदान में, जिस तरह की बैटिंग में उसकी इम्प्रूवमेंट आने लगी, जिस तरह के उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, वो बहुत पहले से नज़र आ रही थी। तो अंत में जो हुआ उसके कुछ ना कुछ जो इंडिकेशंस हैं ना, बहुत पहले मिल जाते हैं, क्योंकि आपको नज़र आ जाता है कि खिलाड़ी थोड़ा अलग है। ये मुझे बताएं, ये तो उस वक्त के रूम की बात है। अब आपने बताया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर तो आपके बगल में बैठ के उस समय बातें किया करते थे, एक ही होटल में सब लोग रह रहा था। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाले खासे नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं भैया BCCI जैसे चला रही है वैसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो पूरी की पूरी इंडिया जैसे चाहता था, उनके तो मैच एक जगह दुबई में करा दिए गए, बाकी सारी टीम परेशान हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान, बाकी सारी टीम भी कि भाई हम कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं। तो BCCI के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। तो पहले और अब में तब्दीली आ गई है। अब तब्दीली ये आई है ना कि हम लोग खेलते भी नहीं है पाकिस्तान के साथ। वो जो हादसा हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, बड़ा ही डिफाइंड स्टैंड है, और जस्टिफिएबली सो। क्योंकि जब तक के हालात ठीक नहीं होंगे आप कैसे सोच सकते हैं खेलने के लिए। ICC इवेंट में और एशिया कप्स में ज़रूर इंडिया और भारत की भिड़ंत होती है, पर वो एक ICC इंगेजमेंट है जिसको आपको पूरा करना होता है। तो ये हालात तो अब हमारे सामने हैं और इसको सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। एज अ क्रिकेटर हम लोग तो ज़रूर चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। कितने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो मैचेस, लोगों को मज़ा आता है देखने में। अब तो खैर मज़ा भी नहीं आने लगा क्योंकि क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आ गया है। अब तो ये बात भी पुरानी हो गई है। पर ऐसे कह रहा हूँ कि शेर और मेमने की लड़ाई होती है। ग्लोबल क्रिकेट में को बढ़ाने के लिए ना, इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी बहुत अच्छी थी। अब तो वो राइवलरी भी रही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग दोनों की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। हाँ, पर तो वो जो दोस्ताना माहौल हुआ करता था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ऐसे भी आप बहुत कम मैचेस खेलते हैं। जब आप खेलती भी हैं तो काफ़ी महीनों के बाद या सालों के बाद आपको खेलने का मौका मिलता है, और दोनों तरफ से उसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया जाता है। पर रिज़ल्ट इतना ज़्यादा सरल सा हो जाता है और इतना आसान हो जाता है, एक तरह से वन साइडेड मैच अब हमें देखने को मिल रहा है, तो उसका कुछ मज़ा रहा नहीं। पर उस ज़माना अलग था। उस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत थी, हम लोग एक दूसरे से खेला करते थे, पर उस वक्त उनकी टीम ज़्यादा सुपीरियर थी और हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होती थी उनको हराने के लिए। तो दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम देन, और कई सारे स्टॉलवर्ड्स खेला करते थे। पर अब वो क्वालिटी बची नहीं है पाकिस्तान टीम में। पर उनका ये कहना कि अब BCCI इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, BCCI स्ट्रॉन्ग इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब हम एक सुपर पावर हो गए हैं, हमारी टीम बहुत मजबूत हो गई है। हम लोग इंडिया में भी अच्छा करने लगे हैं, इंडिया के बाहर हम जाते हैं खेलने के लिए, वहाँ पर भी हम अच्छा करने लगे हैं। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया अब BCCI, क्योंकि जितने सारे स्पॉन्सर्स हैं, जितने सारे जो कमर्शियल्स होते हैं वो यहीं से ड्राइव किए जाते हैं। तो ये लाजमी है ना कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पावर होगा। लेकिन उसके इशारे पे हो रहा है, बाकी टीम परेशान हो रही हैं। नहीं, अगर परेशान हो रही है तो होने दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। हम लायबल नहीं है ना उसके लिए। ये टूर्नामेंट्स कराने के लिए तो ICC है ना। हाँ। हम तो टूर्नामेंट नहीं करा रहे हैं ना, वो तो ICC करा रहा है। तो अगर आपको कुछ दिक्कत है तो फिर आप ICC को बोलिए, इसमें BCCI का हाथ नहीं है ना। अगर BCCI कुछ टूर्नामेंट करा रहा है यहाँ पर, अगर बायलैटरल एंगेजमेंट करा रहा है, उसमें अगर किसी टीम को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि इंग्लैंड की टीम आती है खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है खेलने के लिए, न्यूजीलैंड की टीम हाल में आई थी खेलने के लिए, उनको तो कुछ परेशानी हुई नहीं। पर अगर ICC का कोई इवेंट है, अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, वहाँ पे अगर किसी टीम को परेशानी हो रही है तो वो ICC के पास लेकर जाएं, उनके भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जाके बात उठाएं, वो अलग बात हो गई। पर उसमें BCCI कोई हाथ नहीं है ना। खैर, मुझे लगता एडवांटेज है कि एडवांटेज नहीं है। हाँ। एडवांटेज तो कई सारी टीमों को आगे भी हुआ है, पर उस एडवांटेज का फ़ायदा भी तो उठाना होगा ना। अगर आप एडवांटेज आप पाकिस्तान को दे देंगे, क्या वो फ़ायदा उठा पाएंगे जिस तरह की टीम है उनकी? अगर ऐसा होता तो जितने सारे मैचेस वो अपने घर में खेल रहे हैं उनको मैच जीतना चाहिए ना। ऐसा भी हुआ है कि इंडिया घर पे भी मैच नहीं जीता। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हम हार गए थे ना।
एडवांटेज तो हमारे पास था, पर हमने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया नहीं। हाँ। तो ये ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। तब के क्रिकेट में और अब के क्रिकेट में ये पाकिस्तान वाली तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई ही है, लेकिन क्या आज के टाइम में आपको लगता है जो क्रिकेटर्स को इतना हाइप मिल जाता है, सोशल मीडिया पे वो इतने पॉपुलर हो जाते हैं, पहले क्या चीज़ें उतनी बाहर नहीं आ पाती थी, या वो हीरो वाली जो इमेज आजकल ज़्यादातर क्रिकेटर्स की, आप एक आईपीएल में अगर चल गए तो आपकी हीरो वाली इमेज हो जाती है, वो क्या पहले नहीं थी, होनी चाहिए थी, मिस आप करते हैं ये चीज़ आपके टाइम में नहीं थी? ऐसी बात नहीं है, नहीं, ये अच्छी बात है ना, ये तो हर स्पोर्ट इवॉल्व कर रहा है और इंडिया में इवोल्यूशन क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग मंच तैयार किए जा रहे हैं क्रिकेटर्स के लिए। और जिस तरह से मेरा हमेशा से ये मानना रहा है शालिनी कि हर जो पहलू होता है गेम का ना या स्पोर्ट का, वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को। और अंत में हर एक स्पोर्ट, ना ही केवल क्रिकेट, वो एक स्पेक्टेटर ड्रिवन स्पोर्ट है। अगर स्पेक्टेटर्स या ऑडियंस चाह रही हैं, चाहते हैं कि इस तरह के का टूर्नामेंट होना चाहिए, इस तरह के मैचेस होने चाहिए, इस तरह के प्रदर्शन होने चाहिए, और वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो गेम आगे बढ़ रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई अन्य खेल क्यों ना हो। अब चूँकि ऐसी बात नहीं कि उस वक्त पॉपुलैरिटी नहीं हुआ करती थी, उस वक्त भी 1 लाख लोग आते थे मैच देखने के लिए। हाँ। उस वक्त भी सचिन तेंदुलकर का बहुत ज़्यादा की पॉपुलैरिटी थी। हमारे पहले भी, चाहे वो सुनील गावस्कर का ज़माना हो, अजीत वाडेकर का ज़माना हो, फारूक इंजीनियर का ज़माना हो, कपिल देव का ज़माना हो, 1983 वर्ल्ड कप से जीत के बाद ही तो हम लोगों ने हमारा रुझान क्रिकेट की तरफ बढ़ गया ना। हम लोगों ने सब बैठ के वो ब्लैक एंड वाइट टीवी पे देखा था, 1983 की बात है। वहाँ से ऐसा लगा कि अरे इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है तो हम लोग भी खेल सकते हैं, और हम लोग के अंदर भी वो इंटरेस्ट बढ़ा था। उस वक्त भी लोग देखते थे, क्या इस्तकबाल हुआ था जो टीम वापस आई थी। उसके पहले भी जब अजीत वाडेकर ने इंग्लैंड जाके, मुझे लगता है वहाँ पे दौरा एक टूर हुआ था, वो वापस आया जीत के, तब भी बहुत सारे लोग मैदान में जा रहे थे देखने के लिए। तो अलग अलग एराज में अलग अलग हीरोज़ रहे हैं, और उन सब हीरोज़ के बहुत सारे चाहने वाले भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये अब जो करंट सेशन चल रहा है, या ये जो एरा चल रहा है क्रिकेटर्स का, इसमें और ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट हो गया है। उस वक्त चंद खिलाड़ियों को मौका मिलता था क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मेट था। अब चूँकि 2 फॉर्मेट और जुड़ गए हैं, तो और सारे प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, तो आपके पास और नए नए सितारे सामने आ रहे हैं। उस वक्त सिर्फ यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। क्रिकेटर्स के बहुत से चाहने वाले होते हैं, लेकिन आप जिनके चाहने वाले हैं, अब मैं उस सवाल पे आ रही हूँ। व्यूअर्स को अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये 80-90 के दशक में जब इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज, वो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। घर वालों को पहले तो मना ही लो कि भैया मोहब्बत हो गई है और लव मैरिज करनी, वही मुश्किल काम था। तब सबा सर ने हिंदू लड़की से शादी की है। तो ये तो मतलब आप तो बहुत शांत स्वभाव के, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ने वाले। मुझे लगता नहीं है कि कभी हमने कोई गूगल भी कर लेना अगर, तो उसको मिलेगा नहीं कि आप किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हो। ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी उस समय की। वो कंट्रोवर्सी हुई नहीं थी। अच्छा। हाँ, लोग मान गए थे बहुत ही। कुछ इनिशियली थोड़े बहुत परेशानी पूरा बताइए ना, वो कहाँ से शुरू हुआ, नहीं, शुरुआत कैसे तो हुई? शुरुआत तो ऐसे हुई क्योंकि कॉलेज में हम लोग साथ थे। हाँ। मैंने पढ़ाई यहीं से की है, हिंदू कॉलेज से ही। स्कूलिंग पटना से हुई, पर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने हिंदू कॉलेज से किया। कॉमर्स में मैंने ग्रेजुएट किया, और उस ज़माने में रश्मि जो मेरी पत्नी है वो पॉल साइंस में पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में ही। वो आपसे बड़ी हैं एज में? हाँ, मेरे से बड़ी हैं वो। हाँ। तो ये दूसरी क्रांति है। हाँ, तो फिर कॉलेज में ही मिलना जुलना हुआ, वहीं से शुरुआत हुई। फिर मेरा फोकस तो क्रिकेट में ही था, पर जब कुछ समय गुजार लिया मैंने रश्मि के साथ, तो मुझे एहसास होने लगा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है अपने जीवन में और क्रिकेट में, तो मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो हर पल मेरे साथ रहे और साथ दे, और नहीं तो फिर मेरा फोकस जो है वो भटक जाएगा क्रिकेट से। और एक बार आपको ये एहसास हो जाता है कि जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर ज़्यादा आपको देर करने की ज़रूरत है नहीं। फिर आप इरादा कर लेते हैं, तो फिर आपको उस इरादे पर आगे बढ़ना होता है, और यही मैंने किया। कुछ अलग से सोच थी नहीं। हाँ, बात मुझे लगता है कि खेल बहुत कुछ सिखाता है आपको। उस वक्त मैं इंडिया के लिए खेल रहा था। कई साल मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, जो कि बिहार के लिए मैं खेलता आ रहा था। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप
आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, अलग अलग लोगों से मिलने का एक्सपोजर रहता है, अलग अलग कल्चर्स को जानने का मौका मिल जाता है आपको। फिर अलग अलग जगह आप ट्रैवल करते हैं, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। और मेरे ख्याल में वही हुआ था मेरे साथ। तो अगर आप मैच्योर कर गए हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि नहीं, अब आप डिसीजन मेकिंग में भी आपको वो मैच्योरिटी दिखानी होगी। तो मैंने बस वही किया। तो घर वाले सीधा एकदम से मान गए कि हाँ ठीक है, नहीं, लड़की थोड़ा बड़ी वक्त भी लगा, है? थोड़ा हाँ। वक्त लगा था। क्या हुआ था? ऐसे नहीं, तलवारें क्योंकि खिंच गई हों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली इन पटना, अ मुस्लिम फैमिली, लिबरल इन अ वे। और रश्मि का भी कुछ वैसे ही बैकग्राउंड रहा है। तो इनिशियली थोड़ी बहुत मनाने में थोड़ा वक्त लगा, 6-7 महीने के बाद पर लोग मान गए थे। ओहो, या बहुत मुश्किल था उस समय में ऐसा हो पाना? मुश्किल था बिकॉज डिसीजन मेकिंग वाज टफ। कन्विंस करने में थोड़ा वक्त लग गया। उससे कई बार परेशानी तो नहीं, मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत यू फील डिस्कम्फर्ट कि अरे आई विश के जल्दी मान जाते। बिकॉज आप आफ्टर ऑल, आप जो पेरेंट्स आपके हैं, उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उसके पीछे उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा डेडिकेट किया है। तो वो वहाँ पे कुछ अमिस हो जाता है तो फिर उसको सुलझाने में, उसको बनाने में थोड़ा समय तो लगता है। तो अगर आप उतना आप इन्वेस्ट करेंगे रिलेशनशिप में तो फिर इट्स वर्थ इट। आपने अभी कहा सर कि जैसे ही ये पता चल जाए कि हाँ मतलब ये रिलेशनशिप सही है तो मतलब देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। आज के टाइम तो हम देख रहे हैं, पता नहीं सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप उससे आगे कितना निकल चुके हैं लोग। महीनों डेटिंग होती है और उसके बाद ब्रेकअप भी हो जाता है। तो ये पैटर्न भी चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और सिर्फ ये हमारे ज़माने में सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ था। कई सारे मेरे कॉलीग्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो मेरे साथ है, मेरे से थोड़ा कुछ बड़े, मेरे से कुछ छोटे, उन सब लोगों ने कुछ इस तरह का डिसीजंस लिया था। क्योंकि एक तो अब वो ज़माना अलग इस वजह से भी था ना कि हम सब लोगों ने क्या सीखा था अपने घर से कि भाई आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, आपको अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। तो अपनी ज़िंदगी बनाने में आप इतने ज़्यादा जुट जाते हैं, इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि फिर और कुछ करने के लिए आपके पास समय नहीं है। जैसे मेरे लिए भी, अगर आपने ये समझ लिया है कि आपको खेलना है और खेल को ही अपना करियर बनाना है, तो फिर आपको उसी में जुट जाना है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको और कुछ करने का समय नहीं है। आप इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं अपने करियर को बनाने में, आप इतने ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं अपने करियर को बनाने में। अब मुझे याद है कि मेरे बैचमेट्स में, ये तो एक कहानी पुरानी हो गई होगी ना, कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स निकले वहाँ से, कितने सारे IAFS, कितने सारे IAS, कितने सारे सिविल सर्वेंट्स निकले। क्यों? क्योंकि सबों का मकसद यही रहता था। जो लोग ख़ास करके ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से आए, चाहे वो बिहार से आए, उड़ीसा से आए, या फिर यूपी से ही आए, जो यहाँ आए पढ़ने के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा था। और सब लोग की ये तमन्ना थी कि आप DU से ग्रेजुएट करें और उसके बाद आप सिविल सर्वेंट बन जाएं। तो उनकी भी राह बहुत ही साफ़ थी। और उस रास्ते में, उस राह में अगर आपको कुछ कोई ऐसा हमसफ़र मिल जाए जो आपको हेल्प कर रहा हो, जो आपको मदद कर रहा हो, उससे आपका ध्यान भटक नहीं रहा हो, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आज के ज़माने में द ओनली डिफरेंस दैट आई सी, इसके एक तो आपके पास विकल्प कई सारे हैं। एज एन इंडिविजुअल आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, मल्टी टैलेंटेड हैं आप। इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगता है लोगों को सेटल करने में। और फेजेस में भी लोग बदल से जाते हैं, अलग अलग आपको एक्सपोजर मिलता है, उससे बहुत लोग बदल जाते हैं। इस वजह से ही थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग में अप एंड डाउन होता है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ इवॉल्व्स, दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन। आप उस दौर में थे इंडियन क्रिकेट टीम में जब बहुत मुश्किल वक्त से, अगर मैं कहूँ कि हमारा क्रिकेट गुजर रहा था। उस समय हमने देखा कि बहुत से आरोप भी लगे इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर। मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, मोहम्मद अजरुद्दीन हमारे कैप्टन, अजय जडेजा। आप उस समय टीम में थे, क्या एज अ टीम मेंबर आपको कभी डाउट हुआ किसी के ऊपर? नहीं, खेलते वक्त तो ऐसा कभी लगा ही नहीं शालिनी। ये सब बाद में जो बातें आई तब लग रहा था कि अच्छा वो मैच में ऐसा हुआ, ये मैच में ऐसा हुआ। जब आप खेल रहे हैं तो इन सब बातों के बारे में आप एक तो ध्यान भी नहीं जाता है, इस तरह की बातें कभी हुई नहीं है।
ना तो मैदान में या फिर मैदान के बाहर। आप बस मैदान में जाते हैं और खेल कर वापस आ जाते हैं और फिर आप प्लान करने लगते हैं आने वाले मैचेस के लिए। ख़ुद आप ध्यान लगाते हैं अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेशंस के लिए जाना होता है। और कभी भी इस तरह का एहसास हुआ नहीं सिर्फ मुझे, और भी किसी प्लेयर को मुझे लगता है नहीं उस एरा में किसी को भी ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया या फिर ये प्लेयर क्यों आउट हो गया। बिकॉज क्रिकेट खेल ही उस तरह का है ना, कई सारे अनसर्टेनिटीज़ इन्वॉल्व रहते हैं खेल में, चाहे वो डिसमिसल्स में हो या फिर अलग अलग तरह के डिसमिसल होते हैं। तो किसी भी चीज़ पर या किसी भी इंसिडेंट को पिन पॉइंट करना उस वक्त तो ना आदत थी ना उसके बारे में सोचा किसी ने। ये तो सब सारी बातें जो बाद में निकल कर आई, वो भी ड्यू टू वॉट एवर रीज़न, वो सब बाद में ही हुई ना। तो जो भी कार्रवाई हुई भी या जो बातें पता भी चली, वो सारा की सारी चीज़ें जो हैं इंसिडेंट होने के बाद ही सामने आई। जब वो हो रहा था, जैसा कि हम लोगों ने सुना बाद में या पढ़ा बाद में, उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसी बातें भी हो रही हैं। लेकिन बाद कुछ में ऐसा पैटर्न भी नज़र नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। बाद में जब जांच बिठाई गई, वो क्लिप सामने आई और उसके बाद जो आरोप लगे, तो क्या था वो? बहुत शॉकिंग था। शॉकिंग तो ज़रूर था। क्लिप्स सामने आई नहीं उस वक्त क्लिप्स में कुछ था नहीं। क्लिप्स तो बाद में आने लगी ना, वो एक दो बार ये जो IPL शुरू हुआ तब एक दो चीज़ें सामने आ रही थी। वो तो हाँ। बात की बात है जब वीडियोस आने लगे और वीडियो पर दिखाया गया कि ये वाली बात जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है उसमें, स्पॉट फिक्सिंग। जब हम लोग के वक्त में जब इस तरह के इंसिडेंट सामने आए तो वो सिर्फ पेपर्स में ही सामने आ रहे थे या फिर पढ़ के आदमी को पता चला कि अच्छा वो मैच में ऐसा हुआ था, देन यू गो बैक एंड यू थिंक अच्छा ऐसा कैसे हो गया। सो देन दोज आर थिंग्स दैट केम अप वेरी लेटर। उस वक्त तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था। पर उसके बाद हर खिलाड़ी के ऊपर ना एक जैसे विश्वास जो होता है वो लोगों का उठ सा गया था। ऐसा हो गया था कि जब इतने बड़े क्रिकेटर ये काम कर रहे हैं तो बाकी भी जो टीम में लोग हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चला होगा, लेकिन इन्वॉल्व तो वो भी क्या पता रहे होंगे। तो उस समय मन में क्या चीज़ें आ रही थी, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे थे, टीम के मेंबर थे आप? मेरे ख्याल में सबसे चैलेंजिंग फेज़ वही था कि देखिए आप क्रिकेट खेलते क्यों हैं? आप कोई भी खिलाड़ी स्पोर्ट क्यों खेलता है? एक तो आप अपने लिए खेलते हैं ना, क्योंकि आपको मज़ा आता है खेलने, आप एंजॉय करते हैं। और एक जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जब आप इंडिया के लिए खेलना शुरू कर देते हैं, तब आप खेलते हैं फैंस के लिए उसके साथ साथ, क्योंकि अंत में अगर फैंस नहीं आएंगे तो आपके खेलने का कोई महत्व नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके अंदर का वो एन्जॉयमेंट हमेशा जगह रहना चाहिए, तभी आप अंदर जाके परफॉर्म कर पाएंगे। जब आपके सामने कई सारे चैलेंजेस आएंगे, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, तब भी अगर आप वो वाला दिन याद रखेंगे कि मैं खेलने जा रहा हूँ सिर्फ एंजॉय करने के लिए, तो आप आसानी से उन चैलेंजेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपको एडुलेशन मिलने लगता है, जब आपको प्यार मिलता है क्रिकेट फैंस का, और इंडिया में तो भरपूर मिलता है, तो वो फेज़ के बाद वो इंसिडेंट जो हुआ मैच फिक्सिंग वाला, उसके बाद जो फेज़ शुरू हुआ, वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज था वो प्यार को, उस फेथ को वापस लेना। वो इस तरह का परफॉर्म करना ताकि दुनिया को, क्रिकेट फैंस को, इंडियन क्रिकेट फैंस को ये एहसास हो जाए कि ऐसी बात कुछ भी नहीं है। अभी जो खेल हो रहा है, जो खिलाड़ी हैं, वो सब के सब क्लीन है। इनका कोई भी रिश्ता उस तरह के कंट्रोवर्शियल लोगों के साथ नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में वो जो आई थिंक ये 2001 की बात है, उसके बाद जो 4-5 साल था ना, उसमें सभी खिलाड़ियों की कोशिश यही थी कि चाहे आप उस लेवल पर खेल रहे हो, इंडिया के लिए खेल रहे हो, या फिर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो अपने स्टेट के लिए, सबसे पहला काम यही था वो फेथ वापस इंस्टिल करना क्रिकेट फैंस में कि अब जो खेल हो रहा है वो बहुत ही क्लीन है और इसमें कोई भी उस तरह के इंसिडेंट्स नहीं है। और उसमें खिलाड़ियों ने भी बहुत मेहनत की और उसमें BCCI ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की अलॉन्ग विद द स्टेट एसोसिएशंस। कई सारे नए नए सिस्टम्स लगाए गए, नए नए प्रोसीजर्स लाए गए। वो हॉटलाइन एक सिस्टम है जो लाया गया। अगर कोई भी आपको अप्रोच करता है प्लेयर को स्पॉट फिक्सिंग के लिए या मैच फिक्सिंग के लिए, आप खुद ही स्ट्रेट अवे उस हॉटलाइन नंबर पे आप फ़ोन कर दीजिए। एंटी करप्शन यूनिट बनाई गई BCCI द्वारा, और इन सब लोगों ने मिलजुल कर एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम बनाया, जिससे प्लेयर्स को आसानी होने लगी ये सारी बातें इन्फॉर्म करने के लिए। और तभी कई सारे जो सो कॉल्ड मैच फिक्सर्स हैं या स्पॉट फिक्सर्स हैं, उनके ऊपर निगाह गई, उनके ऊपर वो BCCI और पुलिस ने मिलकर उनके ऊपर कार्रवाई की। तो
उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही टेस्टिंग फेज ज़रूर रहा इंडिया के लिए, पर अंत में अब जो पोजीशन आई है इंडिया की, जो वापस इतना प्यार मिल रहा है इंडियन क्रिकेट फैंस के तरफ से, वो सब उसी वजह से है ना, क्योंकि उसके बाद वाला जो फेज़ रहा उसको बहुत क्लीन करने में हर एक का बहुत बड़ा योगदान रहा। उस दरमियान कभी आपसे किसी ने चाहे भले मजाकिया लहजे में ही ये पूछा कि भैया तुमको प्रलोभन मिला था, तुमको भी किसी नहीं, इस ने? तरह की बातें तो हुआ करती थी, पर एक वो भी है ना कि उस वक्त अजीब तरह के लोग भी आपसे मिलते थे, तो वन हैड टू बी वेरी केयरफुल। उस ज़माना ऐसा था कि नहीं, जैसे कि आप अब होता क्या है ना शालिनी, आप बाहर गए हैं, इंडिया के बाहर गए हैं खेलने के लिए, अब आप सपोज़ कीजिए आप वेस्ट इंडीज़ चले गए, वहाँ पर उस वक्त इंडियन फूड उतने आसानी अवेलेबल थे नहीं, तो कोई भी आ रहा है आपको ऑफ़र कर रहा है एज अ टीम भी, इंडियन कोई फैमिली आ रही है, आप चलिए मेरे साथ खाने के लिए, तो आप राज़ी हो जाते हैं ना, आप लगता है कि अच्छा इंडियन क्रिकेट फ़ैन है, इंडियन फैमिली है। अब आपको क्या मालूम कि वो जो इंडियन फैमिली है, जो इंडियन आपसे आया है मिलने के लिए, या फिर कोई और भी आया है मिलने के लिए, उसकी क्या सोच है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस तरह से आपको इंटाइस करना चाह रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये सबक है सभी लोगों के लिए कि आप जब ट्रैवल कर रहे हों, जब आप लोगों से मिल रहे हों, तो आप ऐसे ही लोगों से मिलें जिनके बारे में आप भली भांति जानते हैं, या फिर कोई फैमिली वाले हैं, या फिर कोई आपका दोस्त है, उनसे आप मिल रहे हैं तो अलग बात है। पर नए जो लोग आके आपसे जुड़ने लगते हैं ना, बिकॉज ऑफ योर फेम, सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। So I think that is a lesson for all the youngsters, and I'm sure all of them are following it now. और मैं ये उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप लोग अब मानोगे भी सवासर की बात। अच्छा ये बताइए, क्योंकि मोहम्मद अजरुद्दीन के ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया, बाद में वो उन्होंने चैलेंज भी किया और वो जीते भी, लेकिन जब तक वो जीते तब तक उनका क्रिकेट करियर तो ख़त्म ही हो गया था। तो आपको कभी ये रियलाइज़ हुआ, या कभी ये महसूस हुआ, या अंदर से आपने सोचा कि अजरुद्दीन को बली का बकरा बनाया गया उस समय? नहीं, उस वक्त तो ज़माना कुछ ऐसा था कि बली का बकरा तो नहीं, अब चूँकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे, उसको सच करना या फिर उसको सही करने का काम तो पुलिस का था ना, उसमें क्रिकेटर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। इट इज़ ईच टू हिज ओन। जिन लोगों को बुलाया जा रहा था उन्हीं से पूछताछ हो रही थी, जिनका नाम आ रहा था उन्हीं से पूछताछ हो रही थी, जिनका नाम नहीं आया था उनसे तो पूछताछ हो भी नहीं रही थी। ना मेरे से कभी पूछताछ हुई, या फिर मेरे जैसे कई और प्लेयर्स थे मेरे साथ, ना उनसे कभी पूछताछ हुई, वो चंद लोगों से ही पूछताछ हुई। अब उसके बाद उसको सही साबित करना, वो एविडेंस को इकट्ठा करना, ये काम तो पुलिस का था। तो इस तरह की बातें कभी हो नहीं रही थी। ठीक है, लेकिन उस दौर से बखूबी इंडियन टीम निकली भी, और बहुत शानदार तरीके से निकली। हाँ, और वापस पहले जैसा मनोबल, हौसला, बहुत कई सारे नए प्लेयर सामने आए, उनके सामने ये बहुत बड़ा सबक था कि आप जब खेल रहे हैं तो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आप सलीके से खेलें और सही रास्ते पे आप चलें। वो दौर, अब का दौर, मतलब ये IPL तक का अगर मैं पूछूं तो पसंद आपको कौन सा वाला है? नहीं, अभी तो देखने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, बहुत चैलेंजेस हैं आज के ज़माने में, प्रेशर बढ़ गया है क्रिकेटर्स के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, 3 फॉर्मेट हो गए हैं। IPL एक बहुत ही हाई प्रेशर टूर्नामेंट होता है। हम लोग भले ही कमेंट्री में कई बार मजाक कर लेते हैं, पर जो खिलाड़ी अंदर रहता है उसके ऊपर दबाव ही दबाव है, क्योंकि हर एक प्लेयर को मालूम है कि अगर आप अच्छा करेंगे तभी आपको नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और अलग तरह से पैटर्न बदल सा गया है। आप जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो फिर आप सिर्फ आंसरेबल होते हैं अपने फैंस के लिए या फिर अपने टीम मेंबर्स के लिए। यहाँ पर आप आंसरेबल होते हैं फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए। तो ये एक अलग तरह का पहलू है जिसको एक्सेप्ट करना और उसको एब्जॉर्ब करना बहुत कठिन होता है कई लोगों के लिए। तो इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। पर अभी मैचेस देख के, इतने सारे नए फॉर्मेट को देखकर बहुत बड़ा ही अच्छा लगता है। वो ज़माना अलग था, एंड आई थिंक नए एराज में, नए फेजेस में कई सारी चीज़ें जो हैं वो नई तरीके से आपके सामने आती हैं, और अच्छाई उसी में है और बड़ाई आपकी उसी में है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, और फिर उसका भी आप मज़ा लें, जो कि हम लोग इस वक्त कर रहे हैं। अभी आपने ये कहा कि
पहले तो क्या होता था कि आप अपने फैंस के लिए आंसरेबल होते थे, लेकिन अब आप फ्रेंचाइजी के लिए भी हैं। मुझे याद है वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ और फैंस बड़ा नाराज़ हुए। ये हैदराबाद और लखनऊ का मैच जब हुआ था और केएल राहुल को डांट पड़ रही थी फील्ड के ऊपर संजीव गोयनका जी द्वारा, और फैंस बहुत नाराज़ थे। तो ये ठीक है क्रिकेट के लिए? और ऐसे पब्लिकली आइडियली तो पब्लिकली नहीं होना चाहिए। कि अगर आपको कुछ तरह की बात करनी भी है तो आप ड्रेसिंग रूम में कर लीजिए। अगर आप सामने आके करते हैं इन फ्रंट, आप अब तो कैमरा हर जगह लगा हुआ है। और आपको भी मालूम है कि एक बार आप मैदान में जाकर अगर आप खिलाड़ी से बात कर रहे हैं और आप फिर उस अंदाज में बात कर रहे हैं तो फिर कैमरा जो है कैप्चर कर लेता है, आपके इमोशंस को कैप्चर करता है। कई बार तो आपका कैमरा जो लिप रीडिंग भी कर लेता है, तो आपको मालूम है किस टोन में बात हो रही है। इसकी आवश्यकता है नहीं। पर अंत में आपको ये भी समझने की बात होगी कि एक कॉर्पोरेट हेड जो है उसको टीम चलाने का अंदाज़ अलग है, और जो कॉर्पोरेट हेड इस तरह की बात कर रहा है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन भी है। उसके लिए क्रिकेट का एनवायरनमेंट अलग ज़रूर है, पर अगर वो एक कॉर्पोरेट की तरह से देख रहा है तो वो ये भी तो समझ सकता है कि नहीं, मेरा अंदाज़ यही है और मैंने अभी तक जो अचीव किया अपने लाइफ में एज अ कॉर्पोरेट पर्सन वो मेरे इस बिहेवियर के वजह से ही हुआ है, और मैं इस तरह से ही अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रीट करता हूँ। और ये जो खिलाड़ी मेरे साथ है जिसको मैंने ख़रीदा, ये भी मेरा एम्प्लॉई है, तो आई एम विद इन माई राइट्स टू बिहेव लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर एज अ फॉर्मर क्रिकेटर और एज अ करंट क्रिकेटर और एज अ क्रिकेट फैन। आई मे नॉट लाइक इट कि अरे यार मैं मैदान में आके ऐसा बोल दिया, बट इन हिज ओन कैपेसिटी ही मे वेल से कि बट दैट्स द वे आई एम। So who are we to sit in judgment about right and wrong? I can always offer my opinion कि नहीं, as a former cricketer, I don't think this is the right way of doing it. अगर मैं एज अ कोच भी मैं नहीं चाहूँगा इस तरह से बात करना, पर अलग अलग अंदाज़ होता है, अलग अलग कोचेस का भी उसी प्रकार से अलग अलग अंदाज़ है हर एक कॉर्पोरेट ओनर का भी, तो ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये पर उनके इस बिहेवियर का जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। मतलब ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्रिकेटर तो क्रिकेट भी भगवान है, क्रिकेटर भी भगवान है भाई इंडिया में। आप उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। और क्रिकेटर आपने भले खरीद लिया हो, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थोड़ी है कि रोज सोने का ही अंडा देगी। एक क्रिकेटर में और एम्प्लॉय में फ़र्क होता है। हम ये क्यों समझें कि ओनर ऐसे बिहेव करेगा, ओनर ये क्यों नहीं समझ रहा कि उसको क्रिकेटर के साथ सही बिहेव करना है? तो क्रिकेटर क्यों नहीं समझ रहा है कि ओनर हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर सकता है? अगर आपको इतनी परेशानी थी तो फिर आप उस टीम में गए क्यों? आप पहले कहते थे कि नहीं मुझे मत लीजिए आप। वो होता नहीं है, बट पहले से तो बात होती है ना। हाँ, देन टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ही आपके ओनर के साथ आपको बात कर लेनी चाहिए। ये मेरे रूल्स हैं, आप इन रूल्स के ऊपर आप ट्रेसपास मत कीजिए। ये जो टीम मैनेजमेंट है जो आपने ख़रीदी है, कॉर्पोरेट ने ख़रीदी है, उसमें एक कोच हो गया, टीम मैनेजमेंट के कई सारे सदस्य होते हैं, उन लोगों को ये बात पहले कर लेनी चाहिए ओनर के साथ कि आई एम कमिंग ऑन बोर्ड, पर ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक कि कम्युनिकेशन नहीं होगा तभी तो ये परेशानी होती है ना। एक कॉर्पोरेट ओनर की तरह से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने टीम बनाई है अपनी, तो मेरा हक होता है मैं अपने क्रिकेटर से बात करूँ। हाँ, सही है गलत ये अलग बात है, बट ही इज़ विद इन हिज राइट्स अनलेस आई एम टोल्ड कि नहीं, मुझे मना कर दिया गया इंटरफेयर करने। कई ऐसे ओनर्स जो मैदान पे नज़र नहीं आते हैं ना। शाहरुख खान आते हैं पर वो मैदान पे नज़र नहीं आते हैं, वो स्टैंड भी रहते हैं। आरसीबी का ओनर कौन है मुझे पता भी नहीं है, ना आपको पता है ना मुझे मालूम है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ कॉर्पोरेट, इजंट इट। कई ऐसे ओनर्स जो मैदान पे नज़र आते हैं। सीएसके को ओनर कभी नज़र नहीं आता हमें। पंजाब किंग्स को ओनर मैदान में नज़र आते हैं। तो डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग इट ना। लेकिन आप आईपीएल में हैं तो फिर आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं, ऐसे बिहेवियर के लिए भी तैयार हैं। प्लेयर्स भी तैयार रहते हैं ना उसके लिए। ऐसी बात नहीं कि प्लेयर्स तैयार नहीं है, प्लेयर्स को भी मालूम है अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, भले वो मैदान पे ओनर आके ना बात करें, पर मैदान के बाहर तो बात करते ही होंगे ना। देयर आर सर्टेन ओनर्स हु बिहेव लाइक दैट। अब आईपीएल की चर्चा हो ही रही है तो मुझे लगता है फिर धोनी की चर्चा तो ज़रूरी हो जाती है। धोनी को हमेशा से हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिशर के तौर पे देखा है। वो कोई नहीं भूल सकता जब उन्होंने छक्का लगा के और जिता दिया था और कप झोली में ला दिया था। लेकिन अब उनकी फिटनेस को लेके उनका ऑरा बहुत बड़ा है। उस हिसाब से वो मैच नहीं खेल रहे हैं इसको लेके, या ज़रूरत पड़ने पे वो फील्ड में नहीं आते हैं। आप तो कमेंट्री बॉक्स में रहते ही हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेके बड़ा विवाद
हो रहा है, आपकी नज़र में, सबा करीम की नज़र में धोनी की वो इमेज और उसके बाद अभी का उनका परफॉर्मेंस 2025 का अगर मैं कह दूं तो वो क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। धोनी को भी ये पता है कि जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे और कर रहे थे 3 या 4 साल पहले या 5 साल पहले, वो अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो शरीर जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है। अब सीएसके को ये सोचना होगा कि जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त, कल के मैच में उन्होंने 12 गेंदों में करीब 25 से 27 रन बनाए, क्या वो इनफ है कि नहीं उस टीम के लिए? एज अ कीपर कोई भी संकोच नहीं है मुझे ये कहने में कि कीपिंग अमंग ऑल द कीपर जो मैंने देखा है इस साल, उसमें से अभी भी वो आर्ग्यूएबली नंबर 1 या नंबर 2 कीपर होंगे। तो कीपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। पर ये T20 का फॉर्मेट है, आप अन्य सभी कीपर्स को देख लेंगे तो अब हर एक टीम चाहती है कि कीपर ऐसा हो जो बैटिंग भी कर पाए और कंट्रीब्यूट कर पाए बैट के साथ भी। एमएस इन द करंट कैपेसिटी जितना उनको करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि शरीर इजाज़त नहीं दे रहा है। अब हर बार लोग कह रहे हैं ना कि उनको ऊपर जाना चाहिए बैटिंग करने, अगर वो ऊपर जाएंगे बैटिंग करने के लिए तो हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में अवेलेबल ना हो पाए, क्योंकि शरीर जो है अब उतना सस्टेन नहीं कर सकता है। या तो फिर आप उनसे कीपिंग करा लीजिए या फिर आप उनसे सिर्फ बैटिंग करा लीजिए। अब चूँकि वो पैकेज इतना शानदार हैं, इसीलिए सीएसके उनके साथ अभी भी उनको अपने टीम में रखे हुआ है। मेरे ख्याल में एमएस की जो रोल है ना, उसमें परिवर्तन आ गया है। अब सीएसके ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि एमएस धोनी 14-15 ओवर में जाएंगे जैसे वो 5 साल 6 साल पहले करते थे और मैच को डीप लेकर जाएंगे और मैच जिता देंगे। अब वो नहीं होने वाला है एमएस धोनी से, वो अब समय निकल गया है। पर सीएसके को अभी भी लगता है और एमएस को अभी भी यही लगता है कि वो कीपिंग भले ही इतनी बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर वो अंतिम के 2 या 3 ओवर में जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो वैल्यू ऐड कर सकता है टीम के लिए, जैसा कि कल उन्होंने करके दिखाया। हो सकता है कि हर बार ना हो, वो किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। 2 या 3 ओवर आप जाएंगे खेलने के लिए तो आउट ऑफ 5 मैचेस ना वो 1 या 2 ही बार, चाहे वो एमएस धोनी हो चाहे वो कोई और भी बड़े से बड़ा हिटर ना आ जाए, वो 5 में 1 या 2 ही बार कर पाएगा। ठीक है, उतना करने के लिए एमएस अभी भी कैपेबल है। पर बात इस वजह से उठ रही है कि क्या ये इनफ है सीएसके के लिए, चूँकि टीम हारती जा रही है इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो इनफ नहीं है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। अगर टीम अच्छा कर रही होती, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 वाले बैटर्स जो पिछले साल या फिर 1 साल पहले या 1-2 साल पहले उतना अच्छा कर रहे थे, तब ये खिलाड़ी का जो वैल्यू है अंतिम के 2 ओवर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो उस हिसाब से टीम बहुत अच्छी खेल रही थी। पर अब टीम ही नहीं अच्छा खेल रही है तो इनके ऊपर सवाल उठ ही रहे हैं। तब हम लोग ये बात कर रहे हैं नहीं उसको और ऊपर जाना चाहिए। अरे क्यों जाएगा ऊपर? क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है ना ऊपर जाने के लिए, वो नहीं कर सकता ना। अब आपने लिया ही उसको लास्ट के 2 ओवर 3 ओवर खेलने के लिए। अगर आपकी टीम ऊपर अच्छा नहीं कर रही तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? जो उसको करना है विकेट के पीछे बहुत अच्छा कर रहा है। विकेट के सामने जब उसको मौका मिल रहा है लास्ट के 2 ओवर में उतने ही रन बनाएगा जैसे 2 या 3 साल पहले करता था। तो परेशानी वो नहीं है, परेशानी ये है कि ओवरऑल जो टीम है वो स्ट्रगल कर रही है। उसके ऊपर वाले जो बैटर्स हैं वो रन बना ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से धोनी क्या कर लेगा? उसको आपने लिया ही है इसी के लिए कि वो कीपिंग करे, एज अ मेंटर खेले और अंतिम के 2 या 3 ओवर में बैटिंग करे, जो कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने अब हाल ही में कह दिया कि भैया उनको तो अब हमारे साथ आ जाना चाहिए कमेंट्री बॉक्स में। वो कमेंट्री बॉक्स में कभी नहीं आने वाला है, चाहे मैथ्यू हेडन बोल लें या फिर मोदी जी भी बोल दें, वो नहीं आएगा कमेंट्री बॉक्स में। ऐसा उसका ध्यान अलग है ना, वो अलग किस्म का प्लेयर है। उसको मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छा। झारखंड से। हाँ। जब पहले साल जब मैं चयन करता था बिहार का, तब वो विभाजन नहीं हुआ था, तब से इसने खेलना शुरू किया है। ये इंसान अलग है। हाँ, इसकी सोच अलग है, बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही शांत स्वभाव का प्लेयर है ये। और ये खेल ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुछ और करने लगेगा, पर ये कमेंट्री बॉक्स में नहीं आने वाला है। अच्छा, मैं तो अगला सवाल ये पूछने वाली थी कि आप भी कमेंट्री करते हैं तो आप चाहते हैं अपने बगल में धोनी को देखना? नहीं, अगर आ जाए बातचीट करें तो अलग बात है, बट ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, हाईली वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स। वो जो इमर्जिंग टाउन्स वाले जो ट्रेडिशन होते हैं ना, जो कल्चर होता है, जो स्वभाव होता है ना, वो अभी भी है इस इंसान में है।
फैंस क्या चाहते हैं धोनी से? मैं चाहती हूँ आप ये हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि सबा सर ने तो कह दिया कि भाई वो कमेंट्री तो नहीं करने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं कि वो आगे स्पेशल क्या प्रोग्राम करें? में जरूर आ जाएगा, पर वो कमेंट्री के लिए नहीं आने वाला नहीं है, आने वाला, मुझे नहीं लगता है। फैंस क्या चाहते हैं वो हमें कमेंट में पता चलेगा। अच्छा, मैं ना अब एक बहुत डिफिकल्ट, मुझे ऐसा लगता है, आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आप उसका सही सही जवाब दे, मैं ये भी चाहती हूँ। अभी तक मैंने गलत नहीं सब, जवाब लेकिन गलत दिए डिफिकल्ट हैं। नहीं था ना, मुझे लगता है उसमें से कुछ भी। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि धोनी की बात चल ही रही है, आप भी धोनी की तरह विकेट कीपर बैट्समैन थे। आपका जब करियर आपकी चोट के चलते ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने बहुत से और बैट्समैन विकेट कीपर देखा, और फिर उसके बाद आते हैं धोनी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपका करियर वो क्रैश लैंडिंग के चलते नहीं ख़त्म हुआ होता, तो धोनी को क्या और लेट चांस मिलता अगर सबा करीम खेल रहे होते? नहीं, धोनी तो बहुत बाद में आया। हाँ, या। उतना लंबा आप खेलते रहते तब तक? नहीं, मैं नहीं खेलता। अच्छा। उस वक्त तो मेरी उम्र भी हो रही थी। अच्छा। आई थिंक जब मैं आई रिटायर इन 2001, सो आई वाज 33-34। तो मे भी 1-2 साल मैं और खेल लेता, बिकॉज मैं फिट था। उस वक्त भी नए नए कीपर्स आ रहे थे। हाँ, तो मेरा करियर 2 साल 3 साल मैक्सिमम 3 साल तक और चलता है, बिकॉज उस वक्त वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी। मैंने शुरुआत की इंडियन टीम में वनडे प्लेयर के रूप में, उसके बाद मैंने टेस्ट मैच खेला। तो अगर मुझे चोट नहीं लगती तो जिस तरह का फॉर्म था मेरा, जिस तरह से मैं सेटल कर रहा था टीम में, तो मेरे ख्याल में 2 या 3 साल और मैं खेल लेता। पर एमएस की तो एंट्री काफ़ी सालों के बाद हुई है। तो इसीलिए मैंने कहा ना आपको कि जब मैंने छोड़ के जब मैं सेलेक्टर बना बिहार का, बीसीसीआई ने मुझे सेलेक्टर बनाया था, तब मैंने पहली बार एमएस को देखा था। अंडर 19 से उसको स्टेट लेवल पर का में उसका चयन हुआ था। मैं जब गया था सिलेक्शन करने के लिए, जमशेदपुर में ट्रायल्स था, तब सब मैं जब वहाँ पहुँचा, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उसके पहले आई थिंक 1 साल ये खेल चुका था रणजी ट्रॉफी, जहाँ तक मुझे याद है। और जब मैंने उसको पहली बार देखा तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव काम लगा मुझे। इतने बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मार रहा था, मैंने कहा ये कहाँ से प्लेयर आ गया। कीपिंग में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तो मैंने 1-2 सेशंस लिए भी थे इसके। पर ग्रेजुअली आई थिंक ही लर्नड एंड देन ही बिकेम सच अ टॉप नॉच प्लेयर। जब आपको चोट लगी आँख पे, तो उसके बाद आपके क्या ख्याल थे? क्या आप डिप्रेशन में चले गए थे? क्या बहुत दुख हुआ था उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? क्योंकि हाँ, इतना सोचने का टाइम था नहीं, क्योंकि चोट लगी थी। पहले तो इनिशियली लगा कि नहीं, मुझे वापस आना है खेलने के लिए, तो 3 या 4 महीने तो उसी में लग गए। आँख में जो चोट लगी थी, उसके बाद 1-2 जगह, खास करके मैं शंकर नेत्रालय में गया था उस वक्त, चेन्नई में जो मशहूर आई हॉस्पिटल है, वहाँ पर कई वक्त गुजारा मैंने, करीब 1 महीना वहाँ थे। उसके बाद आई सर्जरी हुई है ग्लॉकोमा की। तो मुझे डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि धीरे धीरे आपकी आई साइट इम्प्रूव हो जाएगी। तो करीब चोट मुझे लगी थी मई में, और फिर मैंने वापसी की नवंबर में, वही टेस्ट मैच जो मैंने खेला था। और उस बीच मैंने मेहनत बहुत की, कॉन्टैक्ट लेंस लगाया, अलग अलग जगह में गया, शंकर नेत्रालय गया, इंग्लैंड गया ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एक समय ऐसा था कि जहाँ पर मेरी आई साइट इम्प्रूव कर रही थी, तो मैं बहुत होपफुल था कि अब मेरी आई साइट ठीक हो जाएगी और मैं वापस खेल लूँगा। पर जैसे जैसे खेलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो जो आई साइट इम्प्रूव कर रही थी, वो फिर से नीचे जाना उसने शुरू कर दिया। तो फिर मुझे एहसास होने लगा था कि अब बहुत मुश्किल है आगे खेलना, क्योंकि एक आँख के साथ ख़ास करके उस लेवल पे कीपिंग करना, बैटिंग करना इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट लगने लगा था मुझे, क्योंकि स्पीड का अंदाज़ा नहीं होता है, बाउंस को जज करने में मुश्किल हो रही थी। और अंत में यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक खिलाड़ी बनाती हैं। तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप वो मिस आउट कर रहे हैं, तो फिर कम्पीट करना और परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल लगने लगा था मुझे। तो दैट इज़ वाई आई थिंक 2001 में आई डिसाइडेड कि अब आगे खेलना मुश्किल है। कठिन दौर ज़रूर था, ये एक्सेप्ट करना कि अब एक ऐसे एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ जिसके साथ मेरा लगाव सालों साल से रहा है, उसको अब मुझे अलविदा कहना होगा, वो थोड़ा कठिन था। बट थैंकफुली आई थिंक मेरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कई सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ रहे। टाटा स्टील में मैं काम कर रहा था उस वक्त, तो टाटा स्टील एज अ कंपनी वाज वेरी सपोर्टिव। तो फिर मैं उसी तरफ मैंने मन लगा लिया अपना कि मैं एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करूँगा। तो 2001 से वो सिलसिला शुरू हुआ 2004-2005 तक। देन आई फाइनली डिसाइडेड टू गेट इनटू ब्रॉडकास्टिंग।
फैमिली सपोर्टिव थी, फ्रेंड सपोर्टिव थे, Yeah. क्या बीसीसीआई सपोर्टिव थी? क्योंकि उस समय ऐसे खबरें भी आई थी न्यूज़पेपर में, हालांकि मीडिया है तो क्या कहना, लेकिन ये खबरें आई थी उस समय कि बीसीसीआई ने बहुत साथ नहीं दिया आपका, या उनकी तरफ से वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसके पीछे क्या सच्चाई है? सच्चाई तो है ये कि मतलब उस वक्त जो मतलब बहुत ही इनिशियल पीरियड था वहाँ पे, अगर चोट लग जाती है तो फिर क्या किया जाए किसी को पता नहीं रहता है। तो मैं जब वापस वहाँ पे चोट लगी, चलिए मैदान में चोट लगी, तो वहाँ पे कई सारे लोग थे, वहाँ पे डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरी आँख को देखा। फिर मैं नेक्स्ट डे वापस आ गया इंडिया। फिर मुझे कहा गया कि आप शंकर नेत्रालय चले जाइए। सो ऑल दैट वाज अरेंज्ड बाय टाटा स्टील। सो टाटा स्टील माय कंपनी वाज वेरी सपोर्टिव। बीसीसीआई केम इन लेटर, जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे, देन दे रियलाइज कैसा ऐसा हो रहा है, देन दे वर सपोर्टिव। पर आई थिंक दोज वर अर्ली डेज जहाँ पे वो कुछ सिस्टम था नहीं बीसीसीआई के पास। देयर वाज नॉट अब तो अच्छी बात यह है कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स शुरू हो गए हैं, वो सिस्टम शुरू हो गया। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपको चोट लगी है तो कुछ कंपनसेशन आपको मिलता नहीं था, क्योंकि बीसीसीआई के अंदर वो सिस्टम था नहीं। और ये सारी चीज़ें शुरू हुई अनफॉर्चुनेटली मुझे चोट लगने के बाद ही। देन ऑल द प्लेयर्स ऑल्सो रियलाइज़ कि अगर ऐसी चोट लगती है जो कि करियर थ्रेटनिंग है, उसके बाद आप खेल नहीं सकते हैं, तो फिर क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए बीसीसीआई द्वारा जो ऑफ़र करे कुछ ना कुछ कंपनसेशन। जो मुझे कंपनसेशन मिला भी वो थ्रू माई इंश्योरेंस, जो बहुत ही मिनिमल था। कि अगर आप को चोट लग जाती है और आप हैंडीकैप हो जाते हैं तब कुछ एक्स अमाउंट आपको मिलता है। दैट वाज गिवन टू मी बाय द इंश्योरेंस कंपनी। और बीसीसीआई की तरफ से उस वक्त कुछ वैसा अरेंजमेंट था नहीं कंपनसेशन का। जो भी आपको मिलता था वो इंश्योरेंस के थ्रू ही मिलता था। तो वो सच्चाई तो है कि उस वक्त चूँकि ऐसा कुछ था नहीं, इसीलिए वन हैड टू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ एन ऑर्डील। उस तरह से वो फेज़ था। पर फॉर्चुनेटली आई थिंक उसके बाद कई सारे चेंजेस आ गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया प्लेयर्स का कि अगर आपको चोट लग भी जाती है और अगर आप खेल भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम 1 या 2 साल, जितना साल आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उतने पैसे आपको मिलते हैं। पर उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन क्या सर हर चीज़ इतना मशीनी तौर पे क्या बीसीसीआई में होती है या हो रही थी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो बीसीसीआई मानवीय स्तर पर भी, क्योंकि वो आपके प्लेयर के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो भी तुरंत एक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है? अब उस वक्त के माहौल वैसे ही थे, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अच्छी बात यह है कि उसके बाद ही बीसीसीआई को जागना पड़ा और प्लेयर्स को जागना पड़ा कि उनको लगा कि हमारे किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा अगर हो सकता है तो फिर किसी और दिन किसी और के साथ भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए जो बीसीसीआई ऑफ़र करे। उसके बाद ही ये सारी बातें शुरू हुई। मुझे लगता है ये भी है ना कि बीसीसीआई भी एक संस्था के रूप में कई सालों से चली आ रही है और वो भी तो इवॉल्व कर रही है ना खेल के साथ साथ। उनके सामने भी कई सारे चैलेंजेस हैं और उनके सामने भी उनके ऑफिस बेयरर्स जो हैं उनके सामने भी कई सारे चैलेंजेस हैं। तो उस चैलेंजेस को समझना, अब आए दिन कुछ ना कुछ तो नया होता रहता है ना, और आए दिन आपने भी सुना होगा कभी भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर हम सोचेंगे ना, देखिए नाराज़ होना और गुस्सा करना और ये कहना कि अरे मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये सब बचकानी हरकतें हैं। आवश्यक ये है समझना कि क्या चेंजेस जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे ना तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है हर एक दृष्टिकोण से। खिलाड़ियों के हित में, क्रिकेट फैंस के हित में, फैमिलीज़ के हित में। जिस तरह से पेंशन शुरू किया है बीसीसीआई ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए भी, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए भी, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि बीसीसीआई को भी एहसास है, स्टेट एसोसिएशन को भी एहसास है कि जो कमर्शियल वैल्यू क्रिकेट की बढ़ी है भारत में, वो क्रिकेटर्स की वजह से ही बढ़ी है। तो उनको ध्यान देना है खिलाड़ियों के ऊपर, उनको ध्यान देना है क्रिकेट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आ रही हैं और आती रही हैं पिछले दशक में या फिर उसके पहले भी। ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पिक्चर जो है ना बहुत ही रोज़ी है यहाँ पे। और आए दिन आने वाले वक्त में भी कुछ ना कुछ आपके पास चैलेंजेस आएंगे जिसके बारे में बातें होंगी और होनी भी चाहिए, तभी तो हम लोग सीखते हैं ना। अंत में हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना कि क्रिकेट बढ़ता रहे,
क्रिकेटर्स को सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, क्रिकेट फैंस के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं, क्योंकि क्रिकेट फैंस का महत्व बहुत ज़्यादा है। अभी भी मुझे लगता है बहुत काम करना बाकी है। स्टेडियम्स की कई सारे स्टेडियम्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जो निटी ग्रिटीज़ होते हैं ना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटीज़, बहुत सारे स्टेडियम अभी भी उस हिसाब के नहीं है जो होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मैदान में आए मैच देखने के लिए, उनके लिए हम और क्या क्या दे रहे हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ किस तरह की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं। अंत में तो क्रिकेट फैंस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है ना क्रिकेटर्स के साथ। हमने धोनी की बात कर ली, रोहित शर्मा की भी मैं यहाँ पर बात करूँगी। अब एज अ कैप्टन तो उन्होंने हमें बड़ी सारी ट्रॉफीज़ भी जिता दी, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है, लेकिन बीच बीच में उनकी फ़िटनेस को लेके भी सवाल उठता रहता है। तो फिटनेस आपको कैसी लगती है रोहित? मैच फिटनेस तो है अभी भी, पर लॉन्जिविटी के हिसाब से मुझे लगता है कि फ़िटनेस लेवल्स उतना नहीं है। जैसे विराट कोहली का क्या है, उनका मैच फिटनेस भी और लॉन्जिविटी के हिसाब से भी फिटनेस बहुत ज़्यादा है। वो अभी भी कई सारे यंगस्टर्स से ज़्यादा फिट हैं। रोहित से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। ये बात तो साफ़ है, ये रोहित को भी मालूम है। पर हाँ, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रोहित शर्मा जाके 100 बनाएंगे, तो हाँ, उस लिहाज से मैच फिटनेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये सोच लेंगे कि रोहित शर्मा क्या बाउंड्री पे जिस तेज़ी के साथ विराट कोहली रन बचाते हैं, क्या वो बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। जिस तेज़ी के साथ विराट कोहली दौड़ लगाते हैं विकेटों के बीच में, क्या वो कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। तो ये अंत में निर्भर करता है चयनकर्ताओं के ऊपर और टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि क्या आप उम्मीद लगा के बैठे हैं रोहित शर्मा से इन टर्म्स ऑफ फिटनेस लेवल्स। तो अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्टर्स को यही लगता है कि रोहित शर्मा एज अ बैटर अगर वो हमें रन्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हैं, तो वर्थ इट है टीम के लिए। क्योंकि क्रिकेट की फ़िटनेस अलग होती है अन्य फिटनेस से। क्रिकेट में अंत में आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो अगर वो बैटर है तो रन बना के दे, और अगर वो बॉलर है तो विकेट ला के दे। फिटनेस का रोल बहुत ज़्यादा है, ताकि आप बार बार वो काम कर पाए। तभी अगर आप फिट ज़्यादा हैं, तभी तो आप बार बार 100 पे 100 बना पाएंगे ना। तभी तो बार बार आप 2 रन ले पाएंगे, तभी तो बार बार आप 3 रन ले पाएंगे। कुछ उसी प्रकार से गेंदबाज की हालत होती है ना। अगर आपकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा है, तो जो रफ्तार के साथ आप शुरू करते हैं गेंदबाजी, उसी रफ्तार के साथ आप अपने स्पेल का लास्ट बॉल भी डालेंगे। तो दैट इज़ व्हाट फिटनेस इज़ ऑल अबाउट। आप सेलेक्टर के तौर पर कोई ऐसा प्लेयर था जिसे आप लेना तो चाहते थे पर ले नहीं पाए टीम में? ऐसा तो कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सबको मौका मिल ही गया था जो हम लोग को लग रहा था। कई सारे प्लेयर्स को मौका मिला, देर में मिला। 1-2 प्लेयर्स उम्मीद ज़्यादा थी, उतना परफॉर्म कर नहीं पाए। हाँ, ऐसा तो है। ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी तो। या ऐसा कोई प्लेयर जिसे लेने का दबाव बनाया गया हो? नहीं हमें हमेशा लगता है हम लोग के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्टर्स ऊपर कुछ नहीं होता है ऐसा। अच्छा, नहीं, हमें हमेशा लगता है कि जो सिलेक्शन होता है वो फेयर गेम ही हमेशा हो, ये सही नहीं है। उसमें पॉलिटिक्स का भी और नेटवर्किंग का भी सबका रोल रहता है। अगर ऐसा ही होता तो इंडियन टीम परफॉर्म नहीं करती। अब तो जिसको कहते हैं ना, खुली किताब है। आप शालिनी, अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि आप 15 मुझे बना के दीजिए, आप जो 15 बनाएंगे, मैं जो 15 बनाऊँगा ना, उसमें 1 या 2 प्लेयर का ही फ़र्क रहेगा, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो जाए। हाँ, क्योंकि आपको भी मालूम है कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, कई बार सेलेक्टर्स आगे सोचते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं। कई बार सेलेक्टर्स जो हैं वो एक खिलाड़ी के अंदर वो टैलेंट को देखते हैं। उनको लगता है नहीं, इस टैलेंट को डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, पर उनको विश्वास रहता है कि ये जो प्लेयर है ना, वो अच्छा करेगा आने वाले समय में। और कई सारे प्लेयर्स जिन्होंने बहुत साल जो रिप्रेजेंट किया इंडिया के लिए ना, उनके पीछे एक शानदार सिलेक्शन का ही काम रहा है। उन्होंने बैक किया उस प्लेयर को। हालांकि इनिशियल पीरियड में हो सकता है उसने उतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो। कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इनिशियली परफॉर्म कर लेते हैं, तो उनको आप आसानी से बैक करते हैं। तो ये दैट इज़ व्हाट मेक्स द सेलेक्टर्स सो डिफरेंट। क्योंकि आपकी सोच उस तरह की होनी चाहिए कि आगे के बारे में आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, साथ साथ जो करंट आपको डिमांड्स हैं उसको। दबाव ज़रूर रहता है, पर दबाव रहता है कि आपको ऐसे प्लेयर को चुनना जो आपकी टीम के लिए अच्छा करे। आपको सही पैकिंग ऑर्डर बनाना है कि अगर ये प्लेयर इंजर्ड हो गया, अब सब उसकी आज रोहित शर्मा इंजर्ड हो जाते हैं, अगर वो फिट नहीं है कल के मैच में, तो आपके पास कौन रिप्लेसमेंट है, उसके बारे में सोचना चयनकर्ता का काम है।
उस तरह से आपको पैकिंग ऑर्डर बनाना है कि अगर ये इंजर्ड हो गया तो ये खेलेगा, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये खेलेगा, ये इसने परफॉर्म नहीं किया तो ये फिर ये खेलेगा। आप पैकिंग ऑर्डर में अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करते रहेंगे ना तो टीम में जो सिक्योरिटी होती है प्लेयर्स की ना वो गायब हो जाती है। फिर वो डर से खेलता है, फिर वो अपनी जगह के लिए खेलता है। आप नहीं चाहते हैं कोई खिलाड़ी अपनी जगह के लिए मैदान में उतरे, वो खिलाड़ी उतरे तो टीम के हित के लिए उतरे। तो कोई तो ये आपको इस अगर तरह सोच का रहा है तो आपको इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना होता है टीम के अंदर। और ये काम चयनकर्ताओं का, ये काम टीम मैनेजमेंट का है, ये काम कोच का है, ये काम कप्तान का है। तो कोई सोच रहा है कि ये सब बायस्ड होके अगर किया जा रहा है तो उसके दिमाग का कीड़ा है। ये बस कीड़ा ही कीड़ा है। ये कमेंटेटर के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी बायस्ड होके कमेंट्री करते हैं। अब कई देखिए, अब एक क्या हो गया है ना कि अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री हो गई है, ठीक है। ये जो दर्शक देख रहे हैं ना उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। दो तरह की फीड होती है अब, जो कमेंट्री की जो फीड होती है ना, जो ब्रॉडकास्ट की जो फीड होती है ना, एक तो ग्लोबल फीड होती है, जो वर्ल्ड फीड जिसको हम लोग कहते हैं। वर्ल्ड फीड सिर्फ अंग्रेज़ी में होती है। वर्ल्ड फीड उसका नाम इसलिए दिया जाता है कि वो फीड इंडिया में भी आती है और दुनिया में हर जगह जाती है वो फीड। चाहे वो अमेरिका में बैठ के आप देख रहे हो, या फिर आयरलैंड में हो, या फिर आप चाइना में हो, कहीं भी हो, आपको वर्ल्ड फीड एक ही मिलती है, ठीक है। और वर्ल्ड फीड का ये दायित्व है कि आप एक न्यूट्रल होकर कमेंट्री करें। हाँ, तो जितने सारे इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं ना, उनका ये दायित्व है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चाहे आप इंडिया, अगर आप इंडियन कमेंटेटर भी हैं, अगर आप इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं, तब भी अगर आप इंडिया के मैच में कमेंट्री कर रहे हैं, तब भी आपको न्यूट्रल कमेंटेटर के रूप में काम करना है। आप किसी भी समय किसी एक टीम को फेवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्लेयर को आप इनकरेज ज़रूर कर सकते हैं, और प्लेयर को किसी भी टीम का हो उसको आपको इनकरेज करना होगा। तो आप किसी भी टीम के लिए आप एक फेवरेट के रूप में काम नहीं कर सकते एज अ ग्लोबल कमेंटेटर, एज अ वर्ल्ड फीड कमेंटेटर, जो कि अंग्रेज़ी में होती है। उसके अलावा अब तो 12-13 भाषाओं में कमेंट्री होने लगी है। अब जो 12-13 भाषाओं इंडियन लैंग्वेजेस में कमेंट्री हो रही है, उसका तात्पर्य क्या है? वो सब इंडियंस ही देख रहे हैं ना। इसीलिए ऑल ऑफ अस टेंड टू बी, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिव रहते हैं इंडिया के लिए। अगर इंडिया के मैच हो रहा है तो इंडिया 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 के बारे में सिर्फ बात होती है, इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात होती है, बाहर के बारे में कम बात करते हैं। तो न्यूट्रलिटी जो है ना वो आउट ऑफ द विंडो हो गई है। जो एक तरह से देखा जाए कि हम इंडियन को पब्लिक को केटर कर रहे हैं ना, तो इंडियन की पब्लिक क्या सुनना चाहेगी? क्या आप सुनना चाहेंगे कि नहीं न्यूजीलैंड का प्लेयर बड़ा अच्छा है यार, वो इंडिया का प्लेयर तो बड़ा ख़राब है? आप नहीं सुनेंगे ना। तो इसीलिए एक तरह से बन गया है अब कि भाई आप इंडियन कमेंट्री है, अगर आप इंडियन लैंग्वेज में कमेंट्री कर रहे हैं तो फिर आप इंडियन प्लेयर्स को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कई बार ये जो आलोचनाएं आती हैं ना कि कोई इंडियन कमेंटेटर जो है, मैं सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में बात कर रहा हूँ, भारतीय लैंग्वेजेस में जो कमेंटेटर है ना, वो किसी प्लेयर को फेवर करते हैं, किसी प्लेयर को फेवर नहीं करते हैं। कई बार ये होता है कि अगर आप किसी खिलाड़ी के साथ खेल चुके हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि नहीं ये प्लेयर बहुत अच्छा है यार, तो ऐसा परसीव होता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी प्लेयर को फेवर कर रहे हैं। फिर अगर आपको किसी के प्लेयर के साथ खेल चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये प्लेयर दम नहीं है, तो आप उस तरह की बात करना शुरू कर देते हैं। तो फैंस को लगता है कि अरे यार ये बहुत अगेंस्ट हो गया है। और एक और पहलू इसका ये भी है कि आजकल के ज़माने में ना, हमारे वक्त में भी था कि जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्रिटिसिज्म को अब लेते नहीं है अच्छे तरीके से। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होना चाहिए उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये हाउ डेयर कि ये कमेंटेटर मेरे बारे में इस तरह की बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो कमेंटेटर होता है उस खेल के बारे में बात कर रहा होता है। अगर आपने ख़राब शॉट खेला है तो ख़राब शॉट के बारे में बात कर रहा होता है। और अगर कोई कमेंटेटर ऐसा नहीं कर रहा है, अगर वो शॉट के साथ उस प्लेयर को भी जोड़ दे रहा है कि नहीं ये प्लेयर ही ऐसा है, तब मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। इरफान पठान को लेके भी आरोप लगा कि वो मैंने भी सुना है, पर उसके बारे में अभी तक कुछ तथ्य आया नहीं है। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। उस वजह से उनको टीम में कमेंट्री पैनल में रखा नहीं गया है। अभी किसी न ब्रॉडकास्टर की तरफ से, न ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, न बीसीसीआई की तरफ से किस तरह की बात आई है कि उनको क्यों नहीं रखा गया है। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं क्रिकेट फैंस की कि उनको इस वजह से नहीं रखा गया है कि उन्होंने किसी एक या दो प्लेयर के बारे में कुछ कह दिया। पर अनलेस वी हैव सॉलिड ग्राउंड, इट विल ओनली रिमेन अ स्पेकुलेशन। आपकी कमेंट्री को लेके भी
ये जो विमेन क्रिकेट है उसे लेके बहुत आलोचना हुई, अगर आपने नहीं सुना है, क्योंकि मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है। इनफैक्ट एक दो कमेंट तो मैंने खुद देखे, रेडिट पे किसी ने लिखा हुआ था ये विमेन क्रिकेट के लिए नहीं था, ये नॉर्मल आपकी हिंदी कमेंट्री के लिए किसी ने लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड भी करूंगी। जरूर आपका नाम लेके उसने लिखा हुआ है कि ये हटाओ इनको, ये सबा करीम जी को। एक बोल रहा है कि बहुत अच्छा शॉट मारा, फिर दूसरा कह रहा है सीधा फील्डर के हाथ में। ऐसी कमेंट्री के लिए नाम लेके बाकायदा जब कोई टारगेट करता है तो फिर क्या ख्याल आता है? नहीं, अगर कुछ जायज़ है इसमें तो ज़रूर आदमी वापस आके देखता है कि क्या गलती हुई है। देखिए, कई बार ये भी होता है ना कि हम लोग कई बार ग्राउंड से कमेंट्री करते हैं, कई बार आप टीवी पे कमेंट्री करते हैं ऑफ द ट्यूब, टीवी देख के। अब जब आप टीवी से को देख कर कमेंट्री करते हैं तो सारा ग्राउंड आपको नज़र नहीं आता है, वो सिर्फ बॉल का पाथ आपको नज़र आता है। और कई बार आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बॉल का पाथ या फिर जो स्ट्रोक इतना अच्छा लगा है कि हो सकता है वो बॉल फेंस के बाहर चली जाए, उसमें चौका लग जाए या छक्का लग जाए। क्योंकि आप ग्राउंड पे है नहीं, अगर आप ग्राउंड पे तो आप देख लेते हैं ना कि बॉल कहाँ जा रही है, तो आसानी हो जाती है कहना कि नहीं ये तो कैच पकड़ लिया जाएगा या फिर बॉल जाएगी नहीं ग्राउंड के बाहर। पर जब आप टीवी से पे कमेंट्री कर रहे होते हैं तो वो आपके पास अलाउंस होता नहीं है और कई बार गलती होती है और इसमें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, कई बार आप शॉट कोई अच्छा खेलता है, को लगता है नहीं इसमें तो लगा है फ्रॉम एक्सपीरियंस, पर वो अनफॉर्चुनेटली बॉल जाती नहीं उतनी दूर, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं उस शॉट के कैलिबर से या फिर जिस तरह से टाइमिंग हुआ है। पर उसमें एक दो बार गलतियाँ हो जाती हैं, पर वो कुछ स्पेसिफिक कुछ विमेन क्रिकेट को लेकर नहीं होता है, वो तो मेन क्रिकेट में भी होता है। हाँ, नहीं, विमेन क्रिकेट को लेकर लोगों का ये कहना था कि पूरा ज्ञान नहीं है। कई बार उनका कहना रहता है कि कमेंटेटर भी नहीं जानते हैं खिलाड़ी का नाम और ऐसे लोगों से कमेंट्री करवाई जा रही है। नहीं, ऐसी बात मेरे साथ तो कभी हुई नहीं है, क्योंकि मुझे विमेन क्रिकेट के बारे में पूरा ज्ञान है, क्योंकि मैं जब BCCI में था तो विमेन क्रिकेट में देख रहा था और मैं विमेन क्रिकेट को अच्छी तरह से फॉलो भी करता हूँ। और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आई वुड लाइक टू गो बैक एंड रेक्टिफाई इट। पर मेरा ये भी मानना है कि विमेन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जो कि जायज़ है। BCCI की पहल जो हमें नज़र आ रही है विमेन क्रिकेट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ढेर सारे बच्चियाँ जो हैं वो क्रिकेट खेलना जिन्होंने शुरू कर दिया है, तो इसमें एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर भी है। तो जितनी सारी बच्चियाँ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए भी एक निवेदन है कि आप सब लोग अब क्रिकेट की तरफ रुचि बढ़ा लीजिए, खेलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलने वाली है। अभी विमेन प्रीमियर लीग शुरू हुआ है, कुछ साल ही हुए हैं, उसमें पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। विमेन क्रिकेट जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो अच्छा कर रही है। हर एक स्टेट में मैचेस हो रहे हैं, हर एक स्टेट की टीम बन रही है। अंडर 16 की टीम है, अंडर 19 की टीम है, अंडर 23 की टीम है और सीनियर टीम है। इतने सारे मंच आपको मिल रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और खेलने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खुल गए हैं। विमेन क्रिकेट ना में कई सारे चैलेंजेस हैं और उनको आसान करने का काम जो है वो BCCI को और स्टेट एसोसिएशंस को करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, आपका भी बेटा है, वो आता है क्रिकेट एकेडमी में खेलने के लिए, उसको आप भेज दीजिए, कोई उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसने बस पकड़ ली है या फिर ट्रांसपोर्ट है वो उसका, चला गया खेलने के लिए, चला खेल के आ भी जाएगा, आप नहीं सोचेंगे उसके बारे में। पर अगर कोई लड़की है उसके बारे में आपको 10 बार सोचना होता है कि वो किस तरह से जा रही है, वहाँ पर जो क्रिकेट एकेडमी है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कोचेस कैसे हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का है गर्ल चाइल्ड की तरफ, वो क्या ठीक तरह से सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, क्या वहाँ पर कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लड़की को बुली किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इन सारे पहलुओं पर ध्यान रखना ये हमारा काम है, ये हर एक स्टेट एसोसिएशन का काम है, ये हर एक क्रिकेट एकेडमी का काम है, ये हर एक क्रिकेट कोचेस का काम है। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। अगर हम वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तभी तो बच्चे आएंगे खेलने के लिए। अगर हम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रखेंगे गर्ल चाइल्ड के लिए तो कोई भी नहीं बच्ची आएगी खेलने के लिए। तो हर एक क्रिकेट एकेडमी के लिए ये एक सबक है, ये एक मेरी सलाह है कि आप अपने क्रिकेट एकेडमी के इन्वायरमेंट को इतना अच्छा बनाएं जहाँ पे बच्चे बच्चियाँ दोनों बहुत ही सुरक्षित रूप से क्रिकेट सीखें और क्रिकेट खेल पाएँ।
ये सबा सर तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी एकेडमी में जो गर्ल चाइल्ड हैं वो भी बड़े पीसफुली, बहुत आराम से, निश्चिंती से खेल रही हैं। मैंने खुद देखा है सर, जब मैचेस होते हैं दूसरी टीम के साथ तो बॉयज़ टीम में कैसे एक या दो लड़की होती है, कोशिश रहती है जो खेल रही होती है। ये अंडर 11 मैच की मैं आपको बात बता रही हूँ कि उसमें 11 बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उसमें 2 लड़कियाँ होती हैं, 9 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ उन्हीं लड़कों के साथ, मारी छोरी छोरों से कम है क्या, उस तर्ज पर वहाँ खेल रही होती है। एंड आई गेस उनकी ट्रेनिंग भी फ्री रहती है कई सारे बच्चों की। कई सारे बच्चों की मैंने फ्री कर रखी है। जो भी आ जाता है मैं चाहता हूँ कि बच्चे आए तो खेलें, उन्हें प्रमोट करने के लिए, जाहिर सी बात है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक वी ऑल्सो नीड अ गर्ल कोच, एक लेडी कोच के बारे में बात हो रही है। थोड़ी संख्या बढ़ेगी तो मैं निश्चित रूप से एक फीमेल कोच को भी हायर करूंगा अपने एकेडमी के लिए। इसलिए मैंने कहा ये बात आपको सबा सर नहीं बताएंगे, ये तो मेरे छेड़ने पे उन्होंने इतनी बात बोली है, लेकिन ये मैंने खुद देखा हुआ है और मैं खुद जानती हूँ उन लड़कियों को जो सबा सर की एकेडमी में खेल रही हैं और उनको मैचेस खेलते हुए मैंने देखा। मुझे वाकई सर बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये वो 2 देश है जहाँ क्रिकेट जीते भी लड़के हैं, खेलते भी लड़के हैं, खाते पीते उठते बैठते वो मैच और क्रिकेट लड़कों का ही रहा है हमेशा से। तो अब वो और ग्राउंड लेवल पर अगर हो रहा है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। पर उसके लिए सोसाइटल चेंज भी तो होना चाहिए ना शालिनी। ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि हम किस तरह से अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, हम किस तरह का इन्वायरमेंट अपने घर में उनको दे रहे हैं। हमें वो शिफ्ट की ज़रूरत है फ्रॉम अ पेट्रियार्कल सोसाइटी टू एन इक्वल सोसाइटी, जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट भी होना चाहिए जिस तरह से मेन एम्पावरमेंट होता है। तो वो जो सोच है उसमें एक बार परिवर्तन आने लगा, ऐसी बात नहीं है। अब वो माइंडसेट में परिवर्तन आ रहा है जो कि बहुत अच्छी खबर है। पर एट ऑल लेवल्स अगर वो होने लगेगा, मुझे लगता है वो रैपिड प्रोग्रेस की ज़रूरत है। तभी हर क्षेत्र में वो चेंज हमें देखने को मिलेगा। रैपिड की आपने बात करी दी है, तो अब ये लैंडिंग की ओर हमारा सफ़र बढ़ रहा है। एक रैपिड फायर खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले के साथ रैपिड फायर खेलते हैं हम। फटाफट से जवाब आपको देना है। सबसे करीबी दोस्त आपका क्रिकेट में? क्रिकेट में मेरा करीबी दोस्त सुब्रतो बैनर्जी, अभी सेलेक्टर हैं, वो मेरे साथ खेल चुके हैं, इंडिया के लिए खेल चुके हैं। इस वक्त तो वन ऑफ द सेलेक्टर्स हैं इंडियन टीम के। वो बचपन से हम लोग साथ साथ खेले हैं फ्रॉम बिहार till we played for India for number of years. सबसे अच्छा या बुरा कोई भी वो दिन जब आप इंडियन क्रिकेट टीम में थे? सबसे बुरा दिन तो वही था जब मुझे चोट लगी थी आँख पे। मैं इंडिया के लिए खेल रहा था जब मुझे चोट लगी थी। वनडे मैच था वो बांग्लादेश में। वो दिन अभी भी याद आता है मुझे कभी बीच बीच में। IPL या टेस्ट मैच या ODI? मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट अभी भी नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट। या ठीक है। स्लेजिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे फनी आज तक की किसने किया है? उस वक्त स्लेजिंग होती नहीं थी ज़्यादा शालिनी। उस वक्त मुझे याद है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही थोड़ी बहुत स्लेजिंग हुआ करती थी। वो तो खुद अपने प्लेयर्स स्लेज कर लेते थे। वो इंज़मामुल हक एक ऐसा प्लेयर था, खुद अपने आप को स्लेज कर लिया करता था। वो इतना मजाक में वो बातें करता था। मेरे ज़माने में मोइन खान कुछ स्लेज करता था क्योंकि विकेट कीपर था। वो छोटी मोटी बातें, अरे इसको आउट कर दो, ये कर दो। उस वक्त वो ज़माना था नहीं स्लेजिंग का। अच्छा। सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीममेट? अनप्रेडिक्टेबल टीममेट very unpredictable in terms of performance. I would say Robin Singh. Robin was a very unpredictable cricketer in the sense that he would spring up with some splendid performance and then he would go low for 2-3 innings and then suddenly he would burst. So he was very unpredictable to assess के वो किस तरह का perform करेगा। सबसे ज़्यादा attitude किस में था? Attitude, positive way, I think Jadeja. He had a different kind of a swag altogether. वो बहुत ही रिलैक्स रहता था. He would enjoy his game. So he had that kind of an attitude. और उससे ना जो टीम का जो कल्चर है ना वो भी बहुत रिलैक्स हो जाता था. ठीक है. 3 नाम मैं दे रही हूँ, धोनी, युवराज या सहवाग. किस लिए, किस चीज़ में? आपका फेवरेट? MS, absolutely MS. ठीक है. लास्ट, आज के टाइम में सबसे फिट खिलाड़ी? Virat, no one to beat him. In terms of fitness, physical fitness, his mindset, his attitude on the field, his behavior on the field. I mean, not behavior in terms of his
his cricket, the way he pushes himself, he's number one for me. कोई एक चीज़ अगर चेंज करने को मिले, ये रैपिड फायर हमारा ख़त्म हो चुका है, ये बस अब लैंडिंग करते करते बीसीसीआई में चेंज करने को कुछ अगर एक चीज़ मिले, क्या करेंगे? एक दो ऐसा कुछ चेंज की, मतलब वो बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि उसमें आप ज़्यादा कुछ चेंज ला नहीं सकते हैं. उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक दो पोजीशंस अगर बीसीसीआई और बना ले तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा. फॉर इंस्टेंस डायरेक्टर ऑफ मे बी मार्केटिंग, और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा. डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस. वैसा सवाल है जैसे हम पूछ लेते हैं ना कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? हाँ, वही मैंने बताया ना, मैं यही करूँगा. अगर मुझे बना दिया जाए तो फिर मैं एक दो चेंजेस ही लेकर आऊँगा. आई वुड अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, आई वुड गेट अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग. थोड़ा और प्रोफेशनल करने की कोशिश करूँगा बीसीसीआई को. जो मैं 3 साल था इन माई कैपेसिटी एज जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशन, जहाँ पर मैंने लाने की कोशिश की थी, उसमें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली थी. तो वंस दैट्स इट. आई विश आगे भी आपको और सफलता मिलती रहे, और ख़ासकर हमने जैसे अभी बात की कि बच्चियों का क्रिकेट और आगे बढ़े, आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिले. थैंक यू सो मच सर, आपने सच अ इतना टाइम प्लेजर. निकाला. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक